बिलाशुबा अपनी दावतों का फैसला उसने कारोबारी फवायद को मद्देनजर रखकर ही करना था। विशाल गुप्ता को मायूस लौटना पड़ा। अलबत्ता ये कहकर उसने मुझे खुश कर दिया था कि उसने SR-1 राइफल खरीदने का इरादा कर लिया था। वो असलहे की स्मगलिंग करता था, मगर इतनी महंगी स्नाइपर राइफल वो कारोबारी नुक्ता नजर से नहीं खरीद सकता था। दहशतगर्दों और हुकूमत मुखालिफ टोलों में आम हथियारों खसूसन पिस्तौल, क्लशिंकोव वगैरह की मांग ज्यादा होती है। स्नाइपर राइफल कम पसंद की जाती है। इसके वजूहात में एक तो महंगा होना है, दूसरा स्नाइपर राइफल हर शख्स इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, तीसरा इनका एमुनेशन आम राइफलों से बहुत ज्यादा महंगा होता है, चौथा ये सिर्फ मखसूस मकासद को इस्तेमाल होती हैं। गो आजकल सूरत हाल तब्दील हो रही है कि दहशतगर्द भी जिस्मानी हमलों से ज्यादा दूर से फायरिंग को ज्यादा पसंद करने लगे हैं। खसूसन पाक अफगान सरहद पर तो दहशतगर्द स्नाइपरों की बड़ी तादाद पाक आर्मी के खिलाफ मसरूफ नजर आती है। यूं ही मखसूस आदाफ के लिए मुल्क दुश्मन तंजीमें भी इससे बेबहरा नहीं हो सकती। अलबत्ता जोरशी हथियारों असाल्ट राइफलों की मांग स्नाइपर राइफल से ज्यादा होती है। तुमने कभी स्नाइपर राइफल इस्तेमाल की है? दौरान गुफ्तगू उसने अचानक ही पूछा। पहले आप स्नाइपर राइफल की वजाहत तो करें, मैंने मासूमाना लहजे में पूछा। वो मानी के लहजे में बोला, मेरा ख्याल है तुम भाषण सुनने के बजाय गौरी का खदुखाल में गुम थे। मैं नादम हुआ। उसकी बातों से यही अंदाजा हुआ कि लंबे फासले पर मार करने वाली राइफल को स्नाइपर राइफल कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। राजीव तुम्हारे पिस्तौल के फायर की काफी तारीफ कर रहा था, कोशिश करो शायद राइफल भी अच्छी चला सको। जी बास, मैं खुशदिली से उस बात में सर हिलाने लगा। अब इसे क्या बताता कि हजूर स्नाइपर राइफलें मुझे इतनी ही अजीज हैं जितनी पलवैशे प्यारी है, मगर हुक्म वक्त ना तो मेरा मिजाज आज ना था और ना पलवैशे से वाकिफ था कि दुश्मन चाह क्या बला है। उसने फराख दिली से इरादा जाहिर किया, मौका मिला तो तुम्हें सिखाऊंगा। मैंने हकीकी खुशी का इजहार किया था, और सच तो यह है कि इंसान को अपने मशगले के बिना जिंदा रहना दुश्वार लगता है। स्नाइपर राइफल से जुदाई को कई हफ्ते गुजर चुके थे और सिर्फ पलवैशा की मौजूदगी ही में स्नाइपर राइफल से दूरी बर्दाश्त की जा सकती थी। अगले दिन दोपहर को घर लौटते वक्त विशाल ने शाम की दावत का बता दिया था। ठीक है बास, मैंने खुशदिली से सर हिला दिया। ठिकाने पर पहुंचकर मैंने उसे अंदरूनी इमारत के सामने उतारा और कार को गैराज में खड़ा करने ले गया। बाकी मुहाफिज अपनी जीप को बराह रास्त गैराज में ले आए थे। कार को कुफल करके मैं उसके पीछे कमरे की तरफ बढ़ गया। अजीत सिंह और मोहन सिंह एक कमरे में रहते थे, जबकि मुझे मेहमान खाना छोड़कर शंकर दास के साथ मुंतकिल होना पड़ा था। चौड़ी राहदारी में दाखिल होते वक्त शंकर दास बाआवाज बुलंद बोला था, वैसे क्या लगता है बास पर कभी बुरा वक्त आया तो कोई चिड़ी मार इसकी खातिर हिफाजत कर सकेगा? अजीत सिंह और मोहन सिंह ने जोरदार कहका बुलंद करके गोया मुझे सुलगाने की कोशिश की थी। मैंने कभी ऐसी बातों पर कान नहीं धरे थे, लेकिन कुछ लोग डंडे के मुरीद होते हैं, इन्हें सिर्फ ताकत की जुबान ही समझ में आती है। मैं शुरू दिन से ताल्लुकात बेहतर करने की कई कोशिशें कर चुका था, लेकिन मुझे हकीर जानते हुए वो तवज्जो देने पर राजी नहीं थे, और ज्यादा करीब होने की वजह से सिर्फ वही ऐसे थे जिनसे मुझे खुली मालूमात मिल सकती थी। मिस्त्रियों से सुना है कि पहले से हुए प्लस्तर पर नया प्लस्तर करने से पहले जरूरी होता है कि पुराने प्लस्तर को खुरचा जाए, और मुझे भी उनकी बेनियाजी और हकारत पर दोस्ती और ताल्लुक का असर जमाना था, और यह तभी मुमकिन था कि अपने बारे उनकी गलत फहमी दूर करूं। तभी जवाबी वार करते हुए मैं इत्मीनान भरे लहजे में बोला, अगर जराफा अपने लंबे कद और पहाड़ी वजूद को लेकर शेर से मुकाबले के ख्वाब देखना शुरू कर दे तो उसके अंत में क्या शुबा हो सकता है। शंकर के कदम रुके पीछे मुड़ते हुए वो तय से बोला, बास तक खबर पहुंचने से पहले मैं तुम्हारा वो हशर कर चुका हूँगा कि मुझे शंकर की बजाय पिताजी बोलोगे। पिताजी तो खैर तुम अपने बच्चों के भी नहीं हो। मेरे इत्मीनान में फर्क नहीं आया था। वो गुस्से में बकता झुकता मेरी जाने पड़ा। मैं उसकी तबीयत साफ करने को तैयार हो गया था। स्नाइपर को असले के इस्तेमाल के साथ खाली हाथों से लड़ना भी जरूर सिखाया जाता है, क्योंकि अमली जिंदगी में इसकी जरूरत पड़ सकती है। अलबत्ता निशानेबाजी की सलाहियत खाली हाथ लड़ाई से ज्यादा अहमियत की हामिल होती है। जिस्मानी मशकों को मैंने कभी गैर अहम नहीं समझा, मगर फितरी तौर पर मेरा झुकाव निशानाबाजी की मशक की तरफ ज्यादा रहता था। स्नाइपर राइफलों से मेरी मोहब्बत जनून की हद तक थी। मर्द इस शौक से लड़की को नहीं ताड़ते होंगे जितनी तवज्जो मैं स्नाइपर राइफल को देता था। अगर निशानाबाजी का मुकाबला होता तो मेरे लिए तिफले मकतब से ज्यादा अहमियत न रखता, मगर ये खाली हाथ लड़ाई का मामला था। मुझे संभल कर लड़ना था, वरना लेने के देने पड़ सकते थे। खाली हाथ लड़ने के मुख्तलिफ तरीके मुतारिफ हो चुके हैं, जिनमें कुश्ती, कराटे, जोडो, जजस्तो, ताई, कमांडो, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग वगैरह काबिल जिक्र हैं। हर फन के अपने कायदे और कानून हैं। किसी फन में सिर्फ लातें चलाने की इजाजत होती है और किसी में फकत मुक्का मारा जा सकता है। किसी फन में सिर्फ चेहरा और छाती ही हदफ हो सकते हैं और किसी में पूरा जिस्म तख्ता है मश्क बनता है। किसी फन में पकड़ धकड़ मना होती है तो किसी में जर्ब लगाने की ममानत। मगर इन फनून पर सारे कवानीन और ज़ाब्ते तब लागू होते हैं जब मखसूस खेल के मुकाबले जारी हों
और हकीकत तो ये है कि इनमें से कोई भी फन मैं मुकम्मल नहीं जानता। हमें तो कायदो ज़वाबित से आज़ाद फ्री स्टाइल लड़ाई सिखाई जाती है, जिसमें जोड़ों के दाव पेच, बॉक्सिंग की मुक्काबाजी और कराटे की लातें एक साथ इस्तेमाल की जाती हैं। और अमली और आम जिंदगी में यही तरीका है जंग कारआमद है। उससे मैं बावला होकर वो उछलता हुआ मेरे करीब आया और बाएं कदम पर घूमते हुए उसकी दाहिनी एड़ी मेरी गर्दन नापने को बढ़ी। मैं उछलकर हल्का सा पीछे हटा। वो वार खता जाने पर लड़खड़ाया नहीं था। दायां कदम जमीन पर लगते ही उसने बाहिनी टांग घुमाई। एकदम नीचे बैठते हुए मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी बाईं टांग थामी और जमीन पर लगी टांग को जोरदार ठोकर रसीद की। वो धड़ाम से पीठ के बल गिरा। लेटे लेटे ही उसने अपनी आजाद टांग पीछे खींची। मुझे एकदम अंदाजा हो गया था कि उसका क्या इरादा है। जो ही उसकी टांग दबाव हटे स्प्रिंग की मानद आगे बढ़ी। मैंने फौरन उसकी दूसरी टांग को गिरफ्त से आजाद करके लोट लगाई। टांग के मेरे गिरफ्त में होने की वजह से उसने तवाजुन बरकरार रखा था। मेरा सहारा छूटते ही वो दोबारा नीचे गिरा और उससे पहले के उठ पाता मैंने उसे चाप लिया था। इसकी छाती घुटनों से दबाते हुए मेरे हाथ मशीनी अंदाज में मुसलसल चलने लगे। पहले चंद मुक्के उसने कोहनियों पर सहारे थे, लेकिन जो ही मैंने दायरवी मुक्के घुमाए उसने हाथ पांव ढीले छोड़ दिए थे। इसी वक्त अजीत सिंह ने मुझे अकब से थाम कर पीछे खींचने की कोशिश की। मैंने एकदम कोहनी उसके पेट में दे मारी। उफ की आवाज के साथ वो रुकू के बल नीचे झुका। उसकी गिरफ्त से मेरे जिस्म से हट गई थी। पीछे मुड़ते हुए मैंने मखसूस अंदाज में घुटना उठाया और जो उसकी ठोड़ी पर लगा था कोहनों के बल नीचे गिरते हुए वो लंबा पड़ गया। मैं तीसरे मुखालिफ मोहन सिंह की तरफ से गाफिल नहीं हुआ था। मेरे हाथों अपने साथी की दुर्गत बनते देखकर वो मुश्तिल होकर बिपरे वो सांड की तरह हरकत में आ चुका था। करीब पहुंचते ही उसने बाजू को मारा। निशाना मेरी कनपटी थी। घुटनों में खम देकर मैं नीचे झुका। उसका मुक्का मेरे सर के ऊपर से गुजर गया था। वो हल्का सा लड़खड़ाया और इससे पहले कि संभलता मेरा दाहिना घोंसा ठीक उसकी पसलियों के नीचे बाएं जाने लगा। बॉक्सिंग की जुबान में इसे अंडरकट कहते हैं। बॉक्सर को पिछाड़ने, नॉकआउट को ये तीर बाहदफ मुक्का है। चंद लम्हों को इंसान की आवाज मख्तल हो जाती है। ठोड़ी के बिल्कुल निचले किनारे पर दायरवी मुक्का मारना और पसलियों के नीचे बाएं जानिब अंदर ऊपर की जानिब मुक्का उठाने से मुखालिफ थोड़ी देर को हवास खो देता है। हालांकि बॉक्सिंग ग्लव्स भी हाथों पर चढ़े होते हैं, जिनमें फोम इस्तेमाल करके मुक्के की सख्ती को कम किया जाता है। और इस वक्त तो मेरे हाथ नंगे थे, इसलिए असर भी ज्यादा हुआ था। मुंह से जोरदार ऊख निकालते हुए वो घुटनों के बल गिर के दोहरा हो गया। चोर सुनकर राजीव और एक दूसरा शख्स कमरे से बाहर निकले। ये साला काहे का झगड़ा शुरू है रे? परेशानी से कहते हुए शंकर के करीब हुआ। अबे कोई खल्लास तो नहीं हो गया ना? मोने भाग के बास को बुला ला, कोई बड़ी गड़बड़ चल रही है। मोना भाग पड़ा था। राजीव शंकर का चेहरा हिलाकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। मैं इत्मीनान से खड़ा रहा। शंकर ने कराते हुए आंखें खोली और राजीव अजीत सिंह की तरफ बढ़ गया। मोहन भी गहरे सांस लेकर खुद को संभालने लगा। विशाल गुप्ता के आने तक तीनों बैठ गए थे। क्या हो रहा है? विशाल गुप्ता करीबन भागते हुए वहां पहुंचा था। मैं इत्मीनान से बोला, कुछ नहीं बास, इन्हें कोई गलतफहमी हुई थी, दूर कर दी है। मुझ पर खफकी भरी निगाह डालकर उसने शंकर से पूछा, तुम बताओ क्या हुआ है? क्या बताऊं बास, वो गड़बड़ा गया था। तेरी माँ का सर, विशाल धाड़ा। अजीत बोला, बास संदीप ने हमारी बेखबरी में हमला करके हमें चोट पहुंचाई। विशाल ने मुझे घूरा। मैं सफाई देने लगा, बास ये आपके इल्तफात को गलत नाम दे रहे थे। इनके थाई मैं आपकी हिफाजत के काबिल नहीं हूँ और आपने फकत मेरा एहसान उतारने को मुहाफिज की जिम्मेदारी सौंपी है। तभी मैंने शंकर को चुनौती दी। इसने हमला किया। बाकी दो ने भी बजाय हमें छुड़ाने की शंकर का साथ दिया और नतीजा आपके सामने है। मोहन बोला, बास इसने बेखबरी में हमला किया। विशाल के होठ पर तबस्सुम उभरा। चलो आप लड़ लो। मोहन ने नदामत से सर झुका लिया था। मेरे एक दो मुक्कों ने उन्हें बावर करवा दिया था कि मेरे बारे उनके अंदाजे ठीक नहीं थे। संदीप, आइंदा ऐसी बेहूदगी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। और तुम तीनों को भी मालूम होना चाहिए कि विशाल गुप्ता किसी का एहसान उतारने को उसे अपनी जान नहीं सौंप सकता। संदीप को लड़ते हुए देख चुका हूं। इस मैदान में नया है, लेकिन लड़ने का फन जानता है। मुखलिस है और एहसान फरामोश नहीं। तभी जिम्मेदारी का हिल समझा है। किसी को एतराज है तो मुझसे बात करे। अब दफा हो जाओ अपने कमरों में। वो वापस मुड़ गया। राजीव मोहन सिंह को सहारा देकर उठाने लगा। मैंने कदम बढ़ाकर शंकर की तरफ हाथ लंबा किया। मुझे कड़े तेवरों से घूरते हुए उसने मेरा हाथ दूर धकेला। मैं मुआज़्ज़त खाना लहजे में बोला, क्षमा कर दो यार, भाइयों में ऐसी लड़ाइयां तो चलती ही रहती हैं। आज मेरा तुक्का लग गया। कल आप मेरी पिटाई कर देंगे। एक साथ रहते हुए ये तो चलता रहेगा। एकदम उसका मूड तब्दील हुआ। हल्की मुस्कुराहट होठों पर लाते हुए उसने मेरा हाथ थामा और खड़ा हो गया। मैंने फौरन उसे गले से लगाया और फिर अजीत की तरफ मुड़कर बाजू फैला दिए। लड़ाई की इब्तिदा शंकर और मेरे दरमियान हुई थी। हमें राजी बराजा देखकर उन दोनों ने खफकी खत्म कर दी थी। सिख वैसे भी यारबाज कौम है, दिमाग से ज्यादा दिल की सुनते हैं। यकीनन किसी पर अपनी बर्तरी साबित करके आजिज़ी और नदामत का इजहार करने पर खातर खा नताइज बरामद होते हैं। अब इनके दिलों में मेरी दहाक बैठ गई थी। पहले मुझे कमतर समझकर वो खातिर नहीं लाते थे और अब एक साथ तीनों की टुकाई करके मैंने साबित कर दिया था कि इनकी जिसामत
और लंबे कद मेरे नजदीक किसी अहमियत के हामिल नहीं थे। तभी उन्होंने खुश दिली से सब कुछ बुला दिया था। कमरे में पहुंचकर मैंने शंकर से फिर मुआफी मांगी थी। आप बड़े भाई हैं और गलती मेरी थी, मुझे यूं मुश्तैल नहीं होना चाहिए था। कोई बात नहीं यार, शंकर ने खुश दिली से मेरी पीठ थपकी। मुझे तो बस बात की फिक्र थी, जिसका दिया खाते हैं, कहीं ऐसा न हो वक्त आने पर खिदमत का हक अदा न कर सके। अब तुम्हारी लड़ने की सलाहियत देखकर मुझे फिक्र नहीं रही। मैं मजाहिया अंदाज में बोला, बस तुक्का ही लग गया था। अगर आपका भारी घोंसा मेरी कनपट्टी पर लग गया होता तो शायद कल तक होश ना आता। शंकर खिलखिलाकर हंसा। लड़ाई भिड़ाई में तो बस दाव चलने की बात होती है। सही कहा भाई, मैंने थाइज में सर हिला दिया था। अब इतना बच्चा तो वो भी नहीं था कि उसे मालूम ना होता कि तुक्का किसी एक शख्स के खिलाफ तो लग सकता है, एक साथ 3 अफराद पर इत्तेफाकी दाव कैसे चल सकता है। लेकिन ऐसा बावर करवा के मैं किए किराए पर पानी नहीं फेर सकता था। उसने मौजू तब्दील किया। आज तो काफी देर लगा दी, कोई खास प्रोग्राम था शायद। वो गोरी देखी थी ना जिसे रुखसत करने को बास बाहर आया था, उसके अलावा देखने को था ही क्या यार। शंकर ने वो बादशाना अंदाज में क्या बुलंद किया। लंबे फासले तक मार करने पर राइफल लाई हुई थी, उसी के बारे अंग्रेजी में गिटमिट करती रही। जो थोड़ा बहुत मेरी समझ में आया, वो नए किस्म की राइफल बाजार में लाना चाहती है। धीरेन्द्र शुक्ला साहब भी इसी गोरी को मिलने आए थे। शंकर के इस्तफसार ने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी थी। अनजाने में वो मेरे दिल पसंद मौजू पर आ गया था। धीरेन्द्र शुक्ला कौन है? मैंने मसनूई हैरानी जाहिर की। तुम शुक्ला साहब को नहीं जानते? वो बास का भी बास है। इस बार शंकर मुझे हकीकत में हैरान करने में कामयाब हो गया था। बास का बास? मैं बुखला गया था। वो मेरी मालूमात में इजाफा करते हुए बोला, राजपूत दादा धीरेन्द्र शुक्ला साहब के कारोबारी साथी, बिजनेस पार्टनर हैं। और राजीव दादा तो सिर्फ मुंबई का बड़ा दादा है। शुक्ला साहब बैनुल अक़वामी दादा हैं, बहुत बड़े और इख्तियारात वाले शख्स हैं। सरकारी तौर पर भी पहुंची हुई शख्सियत है। फौज से कोई जनरल कर्नल रिटायर्ड है। बेचारा फौजी उर्दू को नहीं जानता था, तभी जर्नैल को कर्नल के दर्जे तक ले आया था। पर न कर्नल का ओहदा जनरल से बहुत नीचे होता है। ये वही मौसूफ होंगे जिसके हमरा 4 काले सूटों वाले मुहाफिज थे। बाकियों से असलिहा जमा कर लिया गया था, लेकिन इसके मुहाफिजों के पास गन्ने मौजूद थी। बिल्कुल वही। शंकर ने उस बात में सर हिला दिया। मैंने अपनी सादगी जाहिर की। मैंने तो उसे कोई आम कारोबारी शख्स समझा था। शंकर ने मेरी बेवकूफी पर कहका बुलंद किया। अपनी खुशकिस्मती समझो कि उसे करीब से देखने का मौका मिल गया, और ये भी बास की वजह से था, वरना हम जैसे उसे दूर से भी नहीं देख सकते। सही कह रहे हो भैया। इसके हाँ में हाँ मिलाते हुए मैं धीरेन्द्र शुक्ला के बारे मजीद कुरेदने लगा। शंकर इल्मियत झाड़ने के चक्कर और मुझे मुतासर करने के शौक में मेरी मालूमात में इजाफा करता रहा। भोलेपन और अनजान बनने का नाटक करके मैंने उसे काफी कुछ उगलवा लिया था। यूं कि धीरेन्द्र शुक्ला की जात के मुतालिक मेरा शौक जाहिर होने के बजाय फितरी तजस्सुस लगे। शंकर उसकी मुंबई में बनी महल नुमा कोठी को देख चुका था। उसकी बीवियों और औलाद वगैरह के बारे इस्तफसार पर कोई खास सुराग हाथ नहीं आया था। खासकर परमा अंसारी के बारे तो शंकर बिल्कुल आइल था, लेकिन इतनी मालूमात भी बहरहाल काफी थी। अपने अपने बिस्तर पर लेटे हम गपशप करते रहे, यहाँ तक कि शंकर को नींद आने लगी। चूंकि रात गए तक जागना पड़ता था, इसलिए हम दोपहर को थोड़ी देर आराम कर लेते थे। शंकर की जान बख्शी करके मैंने अपनी आंखें भी बंद कर ली थी। उठकर गुस्ल करके ताज़ा दम हुए और खाना खा लिया कि विशाल गुप्ता किसी भी वक्त बुला सकता था। खाने के बाद हम गपशप करने लगे। मोहन सिंह और अजीत सिंह का रवैया भी बहुत बदला हुआ था। फिर शंकर के मशवरे पर हम ताश खेलने लगे। यह ऐसा खेल है जो मुझे कभी खेलने का इत्तेफाक नहीं हुआ था, लेकिन इनके साथ कदम मिलाने को मुझे सीखना पड़ गया था। अलबत्ता मेदे की खराबी का बताकर मैंने शराब पीने से मुआज़त कर ली थी, वरना वो तीनों बेतहाशा पीने वाले थे। अंधेरा गहरा होते ही विशाल का बुलावा आ गया था। हम बाहर निकल आए। थोड़ी देर बाद वो तीनों जीप में और मैं बास के हमरा कार में बैठकर ठिकाने से निकल आए थे। मुझे जाने की सम का बताकर विशाल गुप्ता नरम लहजे में नसीहत करने लगा। तुम अकेले हो और वो 3 हैं। तुम्हें झगड़ा मोल लेने में एहतियात बरतना चाहिए थी। दुश्मनी में लोग बहुत कुछ कर जाते हैं, खासकर इस वक्त जब इतनी कुर्बत हो। कोशिश करके सुलह कर लो, ये ना हो कि वो मेरी लाइल्मी में तुम्हें नुकसान पहुंचा दे। जी बास, मैंने सआदतमंदी जाहिर की। तीनों से मुआफी मांग ली है और अब हमारे ताल्लुकात काफी बेहतर हैं। थोड़ी देर पहले मैं इनसे ताश भी खेलता रहा हूं, बल्कि 200 रुपए हारने पड़े कि ये खेल मेरे लिए नया है। विशाल ने मानी खेज अंदाज में कहा, समझदार हो, आगे तक जाओगे। आपकी आशीर्वाद चाहिए बास। भगवान की कृपा से इतनी जल्दी मार नहीं खाऊंगा। कम उम्री ही से ठोकरे खा रहा हूं, जिंदा रहने का ढंग सीख लिया है। उसने मुतमईन अंदाज में सर हिला दिया था। हम घंटे भर बाद एक आलीशान कोठी के दरवाजे पर पहुंचे। कोठी क्या पूरा महल था। न जाने क्यों मुझे लगा कि वो धीरेन्द्र शुक्ला की कोठी है, लेकिन मैंने विशाल गुप्ता से पूछने की कोशिश न की कि यह मुनासिब नहीं था। अगर वाकई शुक्ला की रहाइशगाह थी तो थोड़ी देर बाद हकीकत सामने आ जाना थी। दावत का एहतमाम कोठी के सब्जाजार में किया गया था। शंकर लोग पार्किंग ही में रुक गए थे। मैं विशाल गुप्ता के हमरा अंदर पहुंच गया। सुर्ख बजरी की रविश पर सब्जाजार के बिल्कुल आगाज में वॉक थ्रू गेट, ऐसा दरवाजा जिससे गुजरते वक्त एक आदमी के पास धात की बनी अशिया हो तो सीटी बजने लगती है, रखा हुआ था। वहां एक जानिब बड़ी मेज रखी थी जिस पर तमाम मेहमान अपना असलिया वगैरह रखवा रहे थे। यह मंजर भी मेरे अंदाजे को तकवीयत दे गया था कि वो धीरेन्द्र शुक्ला ही की रहाइशगाह थी। पसोल जमा करवा कर मैंने टोकन लिए
और विशाल गुप्ता के अकब में चलता हुआ अंदर पहुंच गया। एक मखलूत तकरीब थी, मेहमानों की आमद जारी थी। मैं आदत के बरखिलाफ लड़कियों को ताड़ने लगा। मुमकिन था कि परमा अंसारी दिखाई दे जाती, मगर वहां अक्सरियत खवातीन की थी। एक दो लड़कियां ही नजर आई थी, इनकी उम्र भी मेरे अंदाजे में परमा अंसारी से ज्यादा थी और शक्ल भी अंसारी साहब के बताए हुए हुलिये से काफी मुख्तलिफ थी। एक लड़की के बाल काफी लंबे और आंखें मोटी थी, दूसरी गहरे सांवले रंग की थी, जबकि तीसरी का कद जरूरत से ज्यादा लंबा था। विशाल गुप्ता मुख्तलिफ लोगों से अलग से करने लगा। मैं आंखों पर काली ऐनक चढ़ाई उसके अक्कम में चलता रहा। उसका बड़ा भाई राजपूत दादा भी वहां आया हुआ था। अचानक लोगों में हलचल मची। मुड़कर देखने पर लौरा ब्राउन नजर आई। आज तकरीब की मुनासबत से उसने खूबसूरत लिबास से तन किया हुआ था। अब मैं तो इस लिबास का नाम ही नहीं जानता। मैं सिर्फ शलवार कमीज साड़ी और पतलून कोट का नाम जानता हूँ। सफेद रंग का जिस्म से चिपका हुआ ऐसा लिबास जिसका गला इतना खुला हो कि औरत के अंदरूनी लिबास की झलक वाज़ेह नजर आए। कमर पर सिर्फ दो तस्मानुमा लड़ियां जो लिबास को नीचे गिरने से बचाने को सहारा थी और कमर वहां तक बरहना कि उससे आगे खतरे की हदूद शुरू हो जाती हो। एक टांग रान से थोड़ा ऊपर तक उरिया और दूसरी घुटने से नीचे तक ढकी हुई। बाजू का कपड़ा गलाइयों तक आए, मगर ऐसा बारीक और चिपका हुआ कि ना तो बाजुओं की हेत छुपाए और न रंगत। बहरहाल लिबास का नाम न जानने की वजह से मुझे इतनी वजाहत करना पड़ी। काफी लोग उसके हाथ की नरमी जानने को करीब से मट गए थे। मुतबस्सम चेहरे के साथ हर मिलने वाले से मुसाफा करते हुए उसने एक सोफे पर नशिस्त संभाली। इससे अकठ में चंद ऐसे भी थे जिन्होंने इसे बिल्कुल अहमियत नहीं दी थी। इनमें एक राजपूत दादा भी था कि एक सोफे पर बैठा शराब से शुगल करता रहा। विशाल अलबत्ता उसके सामने बिछा बिछा जा रहा था। सबसे आखिर में मनहूस शक्ल शुक्ला की आमद हुई थी। उसके पहलू में चलने वाली लड़की को देखकर मेरा दिल जोर से धड़का। ये धड़कना खुदा न खास्ता मोहब्बत या उसकी शक्ल से मुतासर होने की वजह नहीं थी, बल्कि अपना हदफ मिलने की खुशी थी। मैं आना कद, सांचे में ढला मुतनासिब बदन, कंधों को छूते सुनहरे रेशमी बाल, मासूम चेहरा, आंखों में दुनिया जहान की शौकी, होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट, बखेरे वो सचमुच परी लग रही थी। वो इंतहा की खूबसूरत नहीं थी, मगर बेपनाह मोहनिस जरूर थी। ऐसी लड़की जिसे देखकर बेसाख्ता प्यार आ जाए। मैं फौरन ही परमा अंसारी को पहचान गया था। उसका लिबास भी लौरा ब्राउन से कम नहीं था। आधी रानों तक आता हुआ स्कर्ट, कमर का बालिश्त भर का इलाका, कपड़े से बेनियाज और बालाई जिस्म पर खुले गले और बगैर बाजुओं की चोरी। गोरे बाजू बिल्कुल उरिया थे, चेहरे की सफेदी में सुर्खी नुमाया थी। यकीनन अमारत हुस्न को निखारने में अहम किरदार अदा करती है। शुक्ला के पहलू में चलते हुए वो यूं लग रही थी जैसे जराफे के साथ हिरनी। उसे शुक्ला के साथ ही निशिस्त संभाली थी। लौरा ब्राउन ने करीब आकर शुक्ला से मुसाफा किया, परमा को गले से लगाकर माथे और गालों पर प्यार दिया और साथ ही बैठ के मैं दाएं बाएं का जायजा लेने लगा कि शुक्ला को वहीं कत्ल करके अगर परमा को अगवा कर लूं। मगर फिर मुझे अपनी सोच पर हंसी आई थी। पूरी इमारत में जा बजा मुसल्ला कमांडो यूं चकरा रहे थे जैसे एटमी प्लांट की हिफाजत पर चाकू चुबंद फौजी दस्ते होते हैं। मैंने कोठी से बाहर निगाह उड़ाई। गुर रात का वक्त था, मगर तेज रोशनी की वजह से दूर तक इमारत की निशानदेही हो रही थी। अलबत्ता रात की वजह से कोई ऐसी मुनासिब जगह नजर न आई जहां दूर से शुक्ला को निशाना बनाना मुमकिन होता। शायद दिन को कोई ऐसी इमारत नजर आ जाती जो मेरा काम आसान कर देती। हल्का हल्का म्यूजिक बज रहा था। खासरीन के चेहरों पर खुशी की चमक थी। अचानक कोई करीब आकर खनकारा। सर घुमाने पर मुझे मजबूत जिस्म का जवान नजर आया, जिसकी उकाबी निगाहें मुखालिफ को बदन छेदती महसूस होती। तुम शायद विशाल गुप्ता के मुहाफिज हो। उसने हाथ मुसाफे को बढ़ाया। उसकी गिरफ्त में हाथ थमाते हुए मैंने इस बात में सर हिला दिया था। उसने हाथ की गिरफ्त मजबूत की, लेकिन इसका हाथ काफी सख्त और ताकतवर था। मगर उसकी बदकिस्मती की अमली जिंदगी में सख्त हालात की चक्की में पिसे हुए स्नाइपर पर धाक बिठाने की कोशिश कर रहा था। मैंने जवाबी जोर आजमाई के बजाय बस दिफाई अंदाज में हाथ को इतना सख्त किया ताकि उसे पता चल जाए कि किसी अनाड़ी का यह हाथ नहीं दबा रहा। उसने जहरीले लहजे में सरगोशी की। वह शुक्ला साहब की नवासी है। जानते हो, पिछले हफ्ते मेडिकल के एक तालिब इल्म को सड़क किनारे रोककर एक आंख से महरूम कर दिया क्या, क्योंकि उसने राजकुमारी परमा की तंबी पर इन्हें घूरना नहीं छोड़ा था। अब सुना है उसने वो कॉलेज ही छोड़ दिया। एकदम मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजी। दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना मुमकिन नहीं होता। शुक्ला की हैसियत जंगल के बादशाह शेर के बजाय डायनोसार की सी थी। मेरे जैसे मामूली हैसियत के आदमी का कत्ल तो उसके नजदीक चूंटी मसलने से भी आसान था। शायद उसके मां पर खुद विशाल गुप्ता मेरी छाती में गोली ठोंकना सादत समझता। मैंने फौरन शर्मिंदगी जाहिर की। शुक्रिया दोस्त, यकीनन आप मेरी हमाकत को माफ करने में फराग दिली से काम लेंगे। मेरे मुदाफाना लहजे ने उसके होंठों पर मुस्कुराहट बखेर दी थी। मेरा हाथ आजाद करते हुए नर्म लहजे में बोला, शाबाश, समझदार हो, लंबी जिंदगी गुजारोगे। इस कोरी को देखने पर तो पाबंदी नहीं है ना बास। मैंने मजाहिया अंदाज अपनाया। वो इत्मीनान से बोला, जब तक राजकुमारी परमा के साथ बैठी है सब्र कर लो, इसके बाद घूरना तो छोड़ो, कहीं भगा के ले जाना। शुक्रिया बास। कहकर मैंने अपना रुख परमा की जानिब से मोड़ लिया था। मर्द हजरा यकीनन पहले से परमा बीबी से वाकिफ थे कि कोई उसे घूरने की हिम्मत नहीं जता रहा था। धीरेन्द्र शुक्ला ऐसी बला का नाम नहीं था
कि कोई उसे मुखासमत मोल लेने की जुर्रत करता।